Hello everyone. Today we will talk about the saving investment approach SI approach जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं एंड इससे पहले हम लोगों ने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच पढ़ लिया. वी हैव स्टडीड अबाउट द एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच एंड दिस वन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच इज द डेरिवेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच. ठीक है, वो हम इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि इस डायग्राम के थ्रू ही जहाँ पे ए डी इजकल टू एस है वहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप किया गया है और यहाँ पे नीचे जाके एक इंटरसेक्शन पॉइंट तैयार हुआ जहाँ पे एस इजकल टू आई बनता है. सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस वन. दो तीन चीज़ें जो हमें अपने दिमाग में रखनी चाहिए, वी शुड कीप इन आवर माइंड. फर्स्ट वन इज़ दिस इज़ द डेरिवेशन एंड डेराइव्ड फ्रॉम ADAS अप्रोच. ठीक है, ये एक डेरिवेशन है जिसको डेराइव किया गया है ADAS अप्रोच से. दूसरी बात, यहाँ पे सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होगा तभी हमारा ये इनकम डिटरमाइन होता है. और तीसरी बात कि सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर प्लान्ड. डैट मीन्स कि ये बोथ जो हैं वो एक्स एंट हैं, नॉट एक्स पोस्ट. मतलब सेविंग के बारे में बात करें या फिर इन्वेस्टमेंट की बात करें, ये दोनों यहाँ पे प्लान्ड होते हैं. मतलब अभी हम लोगों ने प्लानिंग की है. ठीक है, इन दिस वे वी विल अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स. सो लेट स्टार्ट आवर डिस्कशन. यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे एक हमारा ये एक डायग्राम बना हुआ है. डायग्राम से पहले एक शेड्यूल है. यहाँ पे इस शेड्यूल में एक इनकम है, कॉलम है, फिर कंजप्शन का, फिर सेविंग, इन्वेस्टमेंट और लास्ट में रिमार्क्स है. इनकम यहाँ पे नेशनल इनकम को डिनोट करता है. कंजप्शन जो है, जो कंज्यूम हम लोग करते हैं उसको, और सेविंग इन्वेस्टमेंट जो यहाँ पे ऑटोनोमस है. इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए कि यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट जो ऑटोनोमस में, ऑटोनोमस दैट मीन्स इट इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय इनकम. ठीक है, इन्वेस्टमेंट के बारे में हम लोग दो बातें जानते हैं, एक इंड्यूस्ड होता है, एक ऑटोनोमस होता है. तो दिस ऑटोनोमस विच इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय इनकम. और लास्ट में जो रिमार्क्स है कि कहाँ पे सेविंग इज स्मॉलर देन इन्वेस्टमेंट है और कहाँ पे हमारा सेविंग इज़ ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट है. सो लेट्स सी दिस डायग्राम. इस डायग्राम को जब हम देखते हैं तो एक बात तो बहुत क्लियर है कि इस डायग्राम को जब हमें बनाना होगा SI अप्रोच में, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एक एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का भी एक डायग्राम बनाना होगा. इसको कैसे बनाते हैं ये हम लोगों ने देखा है इससे पहले वाली क्लास में. यहाँ पे एक एग्रीगेट डिमांड की लाइन जाती है जो Y एक्सिस पे है और ये थोड़ी सी ऊपर होती है एग्रीगेट सप्लाई से. बिकॉज जैसा कि हमको पता है कि हमारा जो है वो कंजप्शन होता ही है अगर इनकम ना भी हो तो, इसलिए ये हमेशा ऊपर रहती है. और एग्रीगेट सप्लाई जो होती है वो बॉटम से निकलती है, वो लाइन ओरिजिन होती है. सो बेसिकली एग्रीगेट डिमांड कर्व और एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो दोनों हमारी Y एक्सिस पे होती है. तो इन दोनों का एक इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिलता है E पे, और इस E पे ही यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं. ठीक है, ये हम यहाँ पे देख सकते हैं. दिस इज़ द E पॉइंट जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं. यहाँ से एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉप कर रहे हैं और इसको हम नीचे की तरफ ले जाते हैं और इस प्लेस पे यहाँ पे हम इससे मिला देते हैं. इस वाले एक्स एक्सिस पे इस पे ड्रॉप करते हैं. फिर यहाँ से हम एक Y एक्सिस पे एक हम इन्वेस्टमेंट के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं और इसे हम एक्सिस के पैरेलल में ड्रॉ कर लेते हैं. इसके कुछ नीचे हम आते हैं, ये Y है, ये Y डैश है. Y 0 से Y ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट है और ये 0 से Y डैश ये नेगेटिव क्वाड्रेंट में आता है. तो यहाँ पे हमारा एक ये जो है सेविंग का ये लाइन यहाँ से निकलेगा. ये जो कर्व है, जो लाइन, ये कर्व जो आप देख रहे हैं, लाइन को ही कर्व कहते हैं. तो ये जो हमारी जो कर्व निकल रही है ये आगे जाके इसका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा. ये हमारा S इक्वल टू I होता है. ठीक है, अब अगर आपके दिमाग में बात आती है कि इसके बिना भी तो इसे हम खींच सकते हैं, तो आप
खींचने को तो आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं, बट इट इज़ नॉट गुड। वाई इज दिस सो? जैसा आपने परफेक्ट कंपटीशन पढ़ा होगा, जिसमें क्लास 11th की बुक में दिया था परफेक्ट कंपटीशन, वहाँ बताया जाता था कि इंडस्ट्री इज़ द प्राइस मेकर एंड फर्म इज़ द प्राइस टेकर। तो जब डायग्राम बनाते थे तो याद कीजिए, वहाँ पे जब एक डायग्राम हमारा बनता था तो वो कुछ इस तरीके से बनता था। ये हमारी इंडस्ट्री होती थी, यहाँ पे हम एक सप्लाई और डिमांड का लाइन लेते थे, कर्व लेते थे, इससे हम आगे की तरफ बढ़ाते थे, और यहाँ पे ये जो फर्म होता था इसका ये प्राइस बनता था। कुछ ऐसा डायग्राम आप लोग को याद होगा। इस तरीके से यहाँ पे भी जब तक हम इसे ड्रॉ नहीं करते हैं तब तक हमारा ये भी फाइंड आउट नहीं हो सकता। तो अगर आपके दिमाग में बात कि इसको हम हटा दें या इसको रिमूव कर दें, एग्ज़ाम में ना बनाए, तो इट इज़ नॉट गुड। आप इसे ही बनाइएगा और इसे डिराइव दिखाइएगा कि इट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम दिस वन। ठीक है, ये एक बात होती है। आइए हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अब बात ये आती है कि हमारा ये जो सेविंग इन्वेस्टमेंट जो हमने वाई एक्सिस पे दिखाया और इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट जो हमने दिखाया है यहाँ पे एक्स एक्सिस पे, इस ये क्या शो करता है? ठीक है, ये क्या शो करता है यहाँ पे? तो सिंपल सी बात अगर हम देखें यहाँ पे, तो एक बात तो हमें समझ में आती है कि यहाँ पे जो ये निगेटिव से जो सेविंग शुरू हुई है, ये एक इंटरसेक्शन पॉइंट के बाद ये पॉजिटिव हो रही है, और यहाँ पे जो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो एकदम पैरेलल है, ये ऑटोनॉमस है। तो क्या इफेक्ट पड़ रहा है इससे हमारे इस इनकम पे, आउटपुट पे, एम्प्लॉयमेंट पे? तो इसको हमें समझना होगा। वो ये कि अगर आपकी सेविंग बढ़ती है, ठीक है, अगर किसी भी इकोनॉमी में सेविंग बढ़ रही है, तो बट नेचुरल है कि उस इकोनॉमी में प्रोडक्शन जो है वो घटेगा, आउटपुट घटेगा, और एम्प्लॉयमेंट भी घटेगा, और इनकम भी घटेगा। वो किस तरीके से घटेगा, यही समझने वाली बात है। ठीक है, अगर सेविंग बढ़ती है तो इसका दूसरा इफेक्ट हम ये भी समझ सकते हैं कि लोगों ने कंजप्शन करना कम कर दिया है। ठीक है, अगर लोगों ने कंजप्शन करना कम कर दिया, कंज्यूम कम कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कि वो जो बचे उनके जो इनकम के पैसे वो सेविंग में जा रहे हैं, तभी तो कंजप्शन हमारा कम हो रहा है। और अगर ये सिनेरियो बना रहा हो लंबे समय तक, तो इससे ये भी रेफरेंस निकलता है कि मार्केट में जो प्रोडक्ट है वो सेल नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों के कंजप्शन के पैसे जो हैं, वो इनकम के जो पैसे हैं वो कंजप्शन में न जाके सेविंग में जा रहे हैं। तो मार्केट में जो भी एक्स्ट्रा इन्वेंट्री होती है, जो भी एक्स्ट्रा स्टॉक होता है, वो सेल नहीं हो पाता उस कंडीशन में। और जिससे क्या है, जिससे कंपनी की जो इनकम घटती है, तो ये अल्टीमेटली इस कंपनी की इनकम जो है वो नेशनल इनकम को भी घटाती है। हम सभी को पता है कि जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो नेशनल इनकम का मतलब यही होता है कि ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड। तो अगर हमारी प्रोडक्शन घटती है, आउटपुट घटता है, तो हमारी इनकम भी घटती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सेविंग बढ़ेगी तो डैट मीन्स कि हमारा कंजप्शन जो है वो नीचे जा रहा है, और अगर कंजप्शन नीचे जा रहा है तो डैट मीन्स कि जो हमारी इन्वेंट्री है, कंपनी के जो भी स्टॉक्स जिसको आप इन्वेंट्री भी कहते हैं, वो जो है वो मार्केट में सेल नहीं हो रही। तो उस सिचुएशन में कंपनी अपने आउटपुट को नीचे लेके आ जाएगी। कंपनी का अगर आउटपुट आगे की तरफ बढ़ रहा है तो कंपनी का आउटपुट पीछे की तरफ जाने लगेगा, इस तरीके से। नो डाउट अगर आउटपुट पीछे जाएगा तो जो कंपनी में एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट है, या जो कंपनी में एक्स्ट्रा लोग वर्कर्स जो काम कर रहे हैं, स्टाफ काम कर रहे हैं, कंपनी उनकी भी रिट्रेचमेंट करती है, उनकी भी छटनी कर देती है, तो वो भी पीछे चले जाता है, वो बैक साइड में जाता है, लेफ्ट हैंड साइड में जाता है। और अगर हम इनकम की बात करें तो अगर आउटपुट हमारा कम है और प्रोडक्शन के बाद जो भी इन्वेंट्री है जो हमारा मार्केट में सेल नहीं हो पा रहा है, तो अगर वो सेल नहीं हुआ तो कंपनी को इनकम भी नहीं हुआ, क्योंकि इनकम तभी होता है जब कंपनी रेवेन्यू गेन करती है, और रेवेन्यू कंपनी तब गेन करती है जब वो मार्केट में प्रोडक्ट बिकता है, और वो बिकेगा कब? जब लोग कंज्यूम करेंगे तो। लेकिन लोगों ने कंजप्शन करना कम कर दिया, सेविंग ज़्यादा बढ़ा दिया है। यही रीज़न है कि इस सिचुएशन में अगर सेविंग बढ़ती चली गई तो इनकम जो है हमारा वो नीचे की तरफ आता है। तो अब इससे होता क्या है, इससे फिर सेविंग नीचे करनी पड़ती है, मतलब कि सेविंग फिर नीचे आती है। जब तक सेविंग नीचे नहीं आएगी तब तक हमारा जो है वो एक ऑप्टिमम पॉइंट नहीं मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी इकनॉमी में हमारी जो सेविंग है अगर वो बढ़ती है तो इसका रेफरेंस ये निकाला जा सकता है कि उस इकनॉमी में प्रोडक्शन जो है वो कम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो यहाँ पे डिफ्लेशन के केसेस बन सकते हैं।
ठीक है। अगर इस पॉइंट को देखें, पूरे इस एरिया को हम देखें, तो इससे हमें ये पता चलता है कि अभी पूरी की पूरी मार्केट में अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएं, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएं, क्योंकि यहाँ पे अभी सेविंग कम है और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अभी ज़्यादा है। इस सिचुएशन में हमें एक बात पता चलती है कि यहाँ पे अभी आपका कंजप्शन भी बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू सेविंग टिल दिस पॉइंट। तो मार्केट में पूरा स्कोप है प्रोडक्शन बढ़ाने का, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने का, अदर एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव करने का, इंक्रीज करने का। बट आफ्टर दिस पॉइंट ये एक खतरे की घंटी होती है। दिस इज़ द अलार्मिंग सिग्नल फॉर द इकोनॉमी कि अब उन्हें अपना प्रोडक्शन जो है वो डाउन करना चाहिए, नीचे की तरफ लाना चाहिए, क्योंकि सेविंग बढ़ रही है। तो इस कंडीशन में ये जो है आपका आउटपुट भी नीचे आएगा। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि ओवरऑल कोई भी है, अगर आपके टीचर पूछते हैं कि ठीक है इन सब के बीच में एक रिलेशन बताओ, इन दो और इन तीनों के मिला के क्या रिलेशन डेवलप होता है यहाँ पे, तो आप कह सकते हैं कि सर इन्वेस्टमेंट तो हमारे यहाँ पे ऑटोनॉमस है। इस डायग्राम से हमें पता चलता है कि इन्वेस्टमेंट तो हमारा ऑटोनॉमस है, बट अगर सेविंग ऐसे ही आगे बढ़ती रही तो मार्केट में जो भी स्टॉक हैं वो कम सेल होंगे, जिसका सीधा असर प्रोडक्शन पे होगा और एम्प्लॉयमेंट पे होगा। और अगर प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट नीचे आता है तो इनकम भी नीचे आएगी, क्योंकि आउटपुट जब होता है, प्रोडक्शन जब होता है, उसकी सेलिंग होती है, तभी कंपनी की इनकम होती है। और एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट तभी जनरेट करेगा या बढ़ेगा जब कंपनी का प्रोडक्शन लेवल बढ़ता है, और अगर प्रोडक्शन घटता है तो एम्प्लॉयमेंट भी घटता है और लोगों की भी इनकम इससे घटती है। बिकॉज अल्टीमेटली जो एक फर्म होता है उसे जो एम्प्लॉयमेंट के लिए जो लोग वर्कर्स मिलते हैं वो इस हाउस होल्ड से ही मिलते हैं, तो ये इनकम सबके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो इस कंडीशन में सेविंग जो है वो फिर से नीचे लाने की ज़रूरत होती है। कहने का मतलब क्या है कि इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे अगर हमारा सेविंग फिर से चला आता है, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट और सेविंग बराबर है, तो हमारा जो इनकम है, आउटपुट है और एम्प्लॉयमेंट है, ये अपने ऑप्टिमम लेवल पे होता है। ये आप इससे कंक्लूज़न निकाल सकते हैं जो आपको इस डायग्राम में दिया गया है। बाकी चीज़ें आपके बुक्स में मेंशन, आप उसको पढ़िए। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू।